हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो मैं टिफर 2023 के बायोलॉजी सेक्शन को लेके आया हूँ। अभी तक हमने 2010 से 2023 तक का जनरल सेक्शन, जनरल बायोलॉजी, जनरल सेक्शन, जनरल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, जो भी आप कहो, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं एक डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ कि वीडियोस कुछ ज़्यादा ही लेंदी होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे, हम हर एक क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जो मेरे व्यूअर हैं उनको कुछ नहीं आता है। और ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इंडिया में बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आईआईटी जैम हो, गेट हो, टिफर हो, नेट हो, आईसीएमआर, डीबीटी, जितने भी आपके उंगली पे आप जितने भी नाम लोगे, सभी के लिए यह उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी मैं आपको लॉजिक और कंसेप्ट एक एक क्वेश्चन में देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे है, इन अ ह्यूमन फैमिली द फादर एंड मदर आर कैरियर्स फॉर द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। चलो हम यहाँ पे आपको बता दें, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, कुछ नहीं आता आप लोगों को, इस पॉइंट को मैं अज्यूम करके चलते हुए मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में दो तरीके का क्रोमोसोम होता है। एक को बोलते हैं एलोसोम, इसी एलोसोम को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। दूसरा क्रोमोसोम जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑटोसोम। एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम दो तरीके, मतलब इसमें क्या है, एक आपका एक्स और एक्स जो कि फीमेल के लिए है, और एक्स वाई मेल के लिए है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई हो। अब जो फिनोटाइप है, देखो जो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स एक्स, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक्स और एक्स, जो एक्स एक्स है, इस चीज को कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जीनो टाइप बोलते हैं। और इसको, जो ये एक्स एक्स जिस बॉडी के पास है, वो जो दिखा रही है वह क्या है, फीमेल है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिनो टाइप बोलते हैं। ठीक है। सेम ये क्या है, जीनोटाइप है, मेल हमारा फिनोटाइप है, मेलनेस क्या हमारा फिनोटाइप है। अब फिनोटाइप जो है, मतलब जीनोटाइप आपका फिनोटाइप को गवर्न करता है। क्या कहने का मतलब है कि कुछ जीन होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई एक जीन है ये ए, इसका एक अल्टरनेट फॉर्म है जो कि कैपिटल ए है। ठीक है। अब हम ये जो आपका अल्टरनेट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एलील। ये जो ए है, यह ए जो कैपिटल ए मैंने लिखा, यह डोमिनेंट नेंट कंडीशन में हो सकते हैं, और जो स्मॉल ए है इसे हम रिसेसिव कंडीशन में बोलेंगे। डोमिनेंट का क्या मतलब है, इसको समझो। कोई भी जीन जो डोमिनेंट कंडीशन में होता है, अगर यह जीनोटाइप कुछ इस तरह का होगा तो यह फिनोटाइप दिखाएगा। अगर यह इस तरह का होगा, मतलब होमोजाइगस ए होगा, तब भी यह अपना फिनोटाइप दिखाएगा। अगर ये कंडीशन होगा तब भी यह अपना फिनोटाइप दिखाएगा, बिकॉज ए इज अ डोमिनेंट ओवर रिसेसिव ए। बट यहीं पे अगर हम ए और ए की बात करें तो अब यह जो स्मॉल ए जिस कैरेक्टर को दिखा रहा होगा उस कैरेक्टर की फिनोटाइप को शो करेगा। अब यहीं पे आओ हम डिजीज की बात करें। कोई भी डिजीज जो इससे लिंक्ड होती है एक्स एक्स और एक्स वाई से, दैट इज कॉल्ड एक्स लिंक और वाई लिंक या सेक्स लिंक
डिजीज। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का मतलब है कि इस कंडीशन में, ए और ए के कंडीशन में, यह हमारा डिजीज शो करेगा। क्या शो करेगा? इस कंडीशन में हमारा डिजीज शो करेगा क्योंकि ये रिसेसिव है। बट इन दोनों कंडीशन में हमारा यह नॉर्मल होगा क्योंकि यह रिसेसिव है। इस भी कंडीशन में हमारा क्या होगा? नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। ये जो मैंने बात करी ये फिनोटाइप की बात हो रही है ना, ये क्या हमारा फिनोटाइप है। नॉर्मल फिनोटाइप शो करेगा, ये डिजीज फिनोटाइप शो करेगा। बट यहीं पे अगर हम आप इससे बात करें तो इसमें कोई भी चीज, कोई भी आपको क्या कुछ दिख रहा है जो कि डिजीज को आगे पीछे ले जाए? कैपिटल है, इसमें है ही नहीं। बट इस कंडीशन में आप देखोगे तो आपका 50% आधा, एक आपका ए है और एक आपका स्मॉल ए है। और ऐसे कंडीशन को जो होता है इसे हम कैरियर कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? कैरियर बोलते हैं। अब ध्यान से समझो क्या यहाँ था, क्वेश्चन में था फादर एंड मदर आर कैरियर फॉर एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। कैरियर होने का क्या मतलब है कि फादर और मदर दोनों का जीनोटाइप क्या है आपका? यही है। फादर और मदर दोनों का जीनोटाइप आपका क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए है। यहाँ पे जो आपका फादर है वो गैमीट बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। जो स्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। स्पर्म हैप्लॉइड होता है मतलब कुछ स्पर्म 50% स्पर्म में ए होगा और 50% स्पर्म में स्मॉल ए होगा। सेम जो मम्मी ओवम बनाएगी उसके 50% ओवम में कैपिटल ए होगा और 50% में स्मॉल ए होगा। आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक पूनेट स्क्वायर बनाएंगे। क्यों पूनेट स्क्वायर बनाएंगे? क्योंकि पूनेट स्क्वायर मुझे लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इजी होता है समझाने के लिए। चलिए डायरेक्ट बना देते हैं। ये मैंने पूनेट स्क्वायर बनाया। दैट इज अ फीमेल, दैट इज अ मेल। हमने कहा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। इसको कैसे लिखते हैं? ये लिख लो कैपिटल ए, इसको लिख लो कैपिटल ए, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर स्मॉल ए और स्मॉल ए। दैट इज अ वे हाउ टू राइट। अब ये जो आपको मिला था ये क्या मिला है? ये आपको मिला है प्रोजनी। ये आपको मिला है नेक्स्ट जनरेशन। इन दोनों में जब क्रॉस कराया है तो नेक्स्ट जनरेशन हमें मिला है। नेक्स्ट जनरेशन में देखो यहाँ पे क्या मिला है? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। ये तीनों क्या दिखाएंगे? नॉर्मल फिनोटाइप दिखाएंगे। नॉर्मल फिनोटाइप दिखाएंगे। ये क्या दिखाएंगे आपको? डिजीज। अब इन्होंने पूछा है कि वन ऑफ देयर सन इज फिनोटिपिकली नॉर्मल। वन ऑफ देयर सन इज phenotypically normal. What is the probability that this son is also a carrier? देखो डिजीज वाले को भूल जाओ। क्यों भूल जाना है? क्योंकि डिजीज वाले को तो याद ही नहीं रखनी है। डिजीज वाला तो ऐसे ही मुझे दिख गया। अब फिनोटिपिक नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, बट मैंने क्वेश्चन पूछा इस फिनोटिपिक नॉर्मल आपके पास कितने हैं? टोटल फिनोटिपिक नॉर्मल आपके पास 3 हैं। इस 3 में से किस, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि कौन सा सन, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो फिनोटिपिक कैरियर है, मतलब फिनोटिपिक नॉर्मल है, वह कैरियर भी हो।
मतलब इन तीनों में से कितनों के पास कैपिटल ए स्मॉल ए है? एक इसके पास है और एक इसके पास है। टोटल दो जो हैं वो हैं, और मतलब दो ऐसे हैं जो कि कैरियर हैं, टोटल तीन में से। मतलब क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सन इज आल्सो द कैरियर? तो 3 नॉर्मल में से 2/3 की प्रोबेबिलिटी है कि वह कैरियर भी होगा। अंडरस्टैंड कैसे मैंने इसको सॉल्व किया? इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ इतना ही था, ये आपको बताना था, इसे क्रॉस करना था, क्रॉस करके ये लिखना था, इसको लिखने के बाद यहाँ पे डिजीज बताना था, बाकी ये तीनों बताना था। फिनोटिपिक नॉर्मल है, फिनोटिपिक नॉर्मल में इन तीनों फिनोटिपिक नॉर्मल में 2 ही कैरियर की पॉसिबिलिटी है, तो 2/3 जो है पॉसिबिलिटी है जो कि आपका फिनोटिपिक नॉर्मल होने के बाद भी वह डिजीज के लिए कैरियर होगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी था। मे बी आपको समझ में आ गया, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आप नोट्स बनाओ तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू आइडेंटिफाइड अ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन सच एज phosphorylation or methylation of a protein and they are reduced where it is modified। हमें ये बताना है कि फॉस्फोराइलेशन और मिथाइलेशन को कौन सी टेक्निक बता लेती है, साथ में ये भी बताना है कि किस रेसिड्यूज पे ये मॉडिफाइड हुए हैं। अगर हम 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पे समझो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल अंडर द प्रेजेंस या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। 2 डायमेंशनल की बात हो रही है यहाँ पे, जो 2D की बात हो रही है, इस 2D में एक जो D है वो एक डायमेंशन जो होता है वो आपका होता है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। मतलब यह प्रोटीन को कैसे सेपरेट करता है? यह प्रोटीन को आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के बेस पे सेपरेट करता है। क्या मैंने कहा? यह कैसे सेपरेट करता है? आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के ऊपर सेपरेट करता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? वो पीएच जिस पे टोटल चार्ज 0 होता है, वो पीएच जिस पे टोटल चार्ज मॉलिक्यूल का 0 होता है, दैट पीएच कॉल्ड अ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और जो सेकेंड है, इसका जो दूसरा डायमेंशन है, जो सेकेंड डायमेंशन है, यह क्या होता है? साइज के बेस पे सेपरेट करता है प्रोटीन को। बट यहाँ पे कहीं भी ये बात नहीं कही गई है जिसकी फास्फोराइलेशन, मिथाइलेशन या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन को पकड़ पाए, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है मास साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। देखो क्रोमेटोग्राफी से भी फास्फोराइलेशन, मिथाइलेशन का पता नहीं लगाते हैं। जो आपका साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, यह भी जो है साइज और शेप पे, साइज एंड शेप पे मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? सेपरेट करता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में बीट्स भरे होते हैं, बीट्स के अंदर जो होती है गैप्स होती है, होल होता है। मॉलिक्यूल 2 तरीके की साइज की होती है, एक आपका बिग साइज का मॉलिक्यूल होगा और दूसरा आपका स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल होगा। जो बिग साइज का मॉलिक्यूल है वो जो बीट्स रखे हैं उस बीट्स के अंदर जा नहीं पाएगा। दैट इज द रीजन कि बिग साइज का मॉलिक्यूल फास्टर मूवमेंट करेगा, पहले सेपरेट होगा, और ये वाला आपका क्या होगा? स्लोअर करेगा और बाद में सेपरेट होगा। ये याद रखिएगा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को लेके। साइज और शेप पे डिपेंड होता है, और जो आपका साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर हम बीट्स यूज करते हैं। वो जो बीट्स होती है, जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे बीट्स पड़ी होती है। इस बीट्स में मैट्रिक्स में जो है, मैट्रिक्स के अंदर जो है होल होता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है वो यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए
हर एक बिट्स को क्रॉस करते हुए जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल, बट यहीं पे अगर जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा, लार्ज मॉलिक्यूल सीधे इसको बाईपास करते हुए निकल के आएगा, और जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो फास्टर रेट से बाहर जाएगा, तो पहले सेपरेट होगा कंपेयर टू स्मॉल मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है MSMS जिसका नाम है, यह इसका जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, यह मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है मास टू चार्ज, मास टू चार्ज रेशियो पे, मास टू चार्ज रेशियो पे यह सेपरेट करता है, और इसका काम होता है मॉलिक्यूलर मास को पता लगाना। मॉलिक्यूलर मास बायोमॉलिक्यूल, पॉलीपेप्टाइड और न्यूक्लिक एसिड किसी का भी पता लगाया जा सकता है। जब किसी भी प्रोटीन या पेप्टाइड में फास्फोराइलेशन और मिथाइलेशन करते हैं तो मास टू चार्ज रेशियो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि फास्फोराइलेशन करने पर H2PO4 माइनस और मिथाइलेशन करने पर CH3 ऐड हो जाता है, और ये जो एडिशन है, दैट एडिशन चेंज द मास टू चार्ज रेशियो, और ये जो चेंज ऑफ मास टू चार्ज रेशियो है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर इसका जो है यही है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, MSMS हम यूज करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे हम आपको कुछ पॉइंट्स देते हैं जो कि काफ़ी काम की है, याद कर लो, नोट कर लो, रट डालो कि फास्फोराइलेशन कब होता है, किस अमाइनो एसिड में होगा, और आपका मिथाइलेशन किस अमाइनो एसिड में होगा, ये यहाँ पे समझ लो। फास्फोराइलेशन उस अमाइनो एसिड में होता है जो अमाइनो एसिड खत्म होते हैं OH के साथ। OH के साथ खत्म होने वाले अमाइनो एसिड, या जिस अमाइनो एसिड में OH होता है, वो आपका 3 अमाइनो एसिड है। एक है आपका सेरीन, दूसरा आपका है थ्रियोनीन, और तीसरा आपका है टायरोसिन। तो टायरोसिन, थ्रियोनीन और सेरीन अमाइनो एसिड में फास्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है। यह OH रिमूव होके H2PO3 ऐड होता है, H2PO3 ऐड होता है, H2PO3 ऐड होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड O, ये ठीक है। यहां से आपका बाकी ग्रुप, बाकी सेरीन में हटा क्या है, यहां से आपका H। तो सीरीन, थ्रियोनीन और टायरोसिन, सीरीन, थ्रियोनीन और टायरोसिन, इन तीनों से आपका क्या होता है, इन तीनों, ये तीनों जहां होते हैं पूरे के पूरे प्रोटीन में, वहां पे जाके ये फास्फोराइलेशन होता है। यहीं पर आपसे पूछे कि मिथाइलेशन किस पॉइंट पे ज्यादा होता है, मिथाइलेशन किस पे होता है, तो ये भी याद कर लो। मिथाइलेशन लाइसिन और आर्जिनिन पे फ्रिक्वेंटली होता है। इसके अलावा अमीनो एसिड पे भी होते हैं, बट इस पे फ्रिक्वेंटली होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने फास्फोराइलेशन होता है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं भी जाओगे किसी भी एग्जाम में ये पूछा ही पूछा जाता है। लास्ट है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। याद रखना कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है, इसमें हमारा एक सर्टेन वेव लेंथ यूवी लाइट को केमिकल जो कंपाउंड होता है वो ऑब्जर्व करता है, और उसके बाद वो एक स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करता है। जो स्पेक्ट्रा हर मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसे हम पता लगाते हैं। ओके, बट इसका करेक्ट आंसर है MS, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, MS मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा हम आपका और टाइम लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ी हम आपको बायोकेमिस्ट्री समझाएंगे। बायोकेमिस्ट्री हम समझाने से पहले, मतलब बायोकेमिस्ट्री का जो अमाइनो एसिड हम उसकी बात करते हैं। अमाइनो एसिड जो होते हैं 20 अमाइनो एसिड है, जो कि मेन रूप से
तीन भागों में बांटा गया है, तीन पार्ट्स में बांटे गए हैं। एक आपका है नॉन पोलर, दूसरा आपका है पोलर, और तीसरा आपके पास है चार्ज। नॉन पोलर अमाइनो एसिड मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी आप फुल में अपने कॉपी में लिख लीजिए। ग्लाइसिन, अलानिन, वैलिन, सिस्टीन, सिस्टीन, प्रोलीन, सिस्टीन, प्रोलीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन W और फिनाइल अलानिन। दैट इज अ नॉन पोलर अमाइनो एसिड। यहीं पे अगर हम पोलर अमाइनो एसिड की बात करेंगे तो पोलर आपका सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, एस्पेराजिन और ग्लूटामिन। चार्ज में भी दो तरीके की होती है, ध्यान रखिएगा। चार्ज में भी दो तरीके की है। एक है आपका पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड। तो जो पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड है वो होती है आपका HRK। H मतलब हो गया आपका हिस्टिडीन, R मतलब आर्जिनिन, K मतलब लाइसिन। दूसरा जो होती है वो निगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड होती है, जिसमें होती है आपका D और E। एस्पार्टिक एसिड D और E हो गया आपका ग्लूटामिक एसिड। अब अगर हम बात करें कि अगर आप 3D स्ट्रक्चर किसी भी प्रोटीन की बात करोगे तो 3D स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड के प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो अपने पोजीशन को डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें कि कोर में या सरफेस ऑफ प्रोटीन पे कौन कौन से अमाइनो एसिड होगी, तो डिफरेंट टाइप की अमाइनो एसिड होती है। ध्यान देना, अगर हम बात करें कि सरफेस पे कौन सा अमाइनो एसिड के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो सरफेस पे सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका चार्ज। अगर चार्ज नहीं है, चार्ज अमाइनो एसिड नहीं है, तो पोलर, और अगर पोलर नहीं है तब जाके नॉन पोलर। यहीं पे आप इसको थोड़ा अपोजिट ले जाओ कि कोर में क्या होगा, तो कोर में आपका नॉन पोलर पाया जाएगा, क्योंकि कोर में आपका हाइड्रोफोबिक कंडीशंस होते हैं। कोर में आपका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक कंडीशंस होते हैं। तो कोर में आपका नॉन पोलर अमाइनो एसिड ज्यादा पाया जाएगा कंपेयर टू पोलर। तो क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं इतना जानकारी के बाद। अमाइनो एसिड हैव different chemical properties that determine whether they are found on the surface of the globular protein or core of the, ठीक है। Which of the following series of amino acid is ordered according to how likely it will found on the surface of protein? ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, अगर सरफेस पे पाया जाना है तो सबसे पहले आपका होगा चार्ज, या ये कहो कि सबसे बाद में होगा आपका नॉन पोलर। नॉन पोलर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, फिनाइल अलानिन नॉन पोलर है, फिनाइल अलानिन नॉन पोलर है, ग्लाइसिन आपका नॉन पोलर है। ये आपका एस्पेराजिन है, ये आपका पोलर है। ये एस्पेराजिन जो है आपका पोलर है, तो इसको आप हटा ही दो सबसे पहले। अब यहाँ पे आओ, एस्पार्टिक एसिड क्या है आपका, एस्पार्टिक एसिड। अब अगर हम आपसे बात करें एस्पार्टिक एसिड का, तो एस्पार्टिक एसिड आपका निगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड है। हमने क्या कहा है, नॉन पोलर के बाद पोलर आएगा। यहाँ पे क्या इन्होंने दे रखा है, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड से के बाद क्या देखा है, ल्यूसीन। ल्यूसीन मैंने क्या बोला है, ल्यूसीन एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या देखा था कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड पहले आ गया एस्पार्टिक से, बल्कि यहाँ पे उल्टा होना चाहिए। तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, दो तो एक एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे फिनाइल अलानिन की बात करते हैं और ग्लाइसिन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, फिनाइल अलानिन आपको दे दिया है जो कि एक आपका नॉन पोलर है, इसलिए यह भी एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा और द करेक्ट ऑप्शन है इसका
स्पार्टिक एसिड, स्पार्टिक एसिड जो कि एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, सॉरी जो कि एक निगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड है। फिर आपका थ्रियोनिन, थ्रियोनिन नॉन पोलर पोलर अमाइनो एसिड है। फिर आपका ल्यूसिन और फिनाइल अलानिन जो कि आपका नॉन पोलर है। तो ये आपका क्या हो गया, चार्ज, फिर आपका हो गया पोलर, फिर आपका हो गया नॉन पोलर। मैं इतना क्यों इस पे टाइम दे रहा पता है? अभी ऊपर देखो, ऊपर जो था सेम, थोड़ा ही तो चेंज हुआ है। डायरेक्ट ना पूछ के सेम क्वेश्चन पूछा है ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा है, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा है। देखो ऊपर हम थोड़ा देख लेते हैं। चार्ज मॉलिक्यूल की बात हम करें, इसमें देखो क्या पूछा इन्होंने, यू सिंथेसाइज अ शॉर्ट पेप्टाइड, ये है एक्स इज एनी अमाइनो एसिड विद द चार्ज साइड चेन। चार्ज की बात हो रही थी, हमने क्या कहा था ऊपर ही कहा था कि अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो दो तरीके की है। एक आपका है पॉजिटिव और दूसरा आपका है निगेटिव। पॉजिटिव में आपके पास क्या है, एच आर के, निगेटिव में आपके पास क्या है, डीई। टोटल आपके पास कितने हैं चार्ज मॉलिक्यूल, चार्ज अमाइनो एसिड 5 है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एक्स इज एनी अमाइनो एसिड विद चार्ज, मतलब इस पॉइंट पे कभी एच आ सकते हैं, कभी आर आ सकता है, कभी के आ सकता है, कभी डी आ सकता है, कभी ई आ सकता है। मतलब इस पॉइंट पे इस पांचों में से एक एक करके कोई भी आ सकता है। सेम इस एक्स पे भी पांचों में से कोई भी आ सकता है, और इस एक्स में भी पांचों में से कोई भी आ सकता है। तो आपका इस एक्स को बदल बदल के कितने अमाइनो एसिड आप बना सकते हो, 125। तो टोटल आपका 125 से पॉसिबल पेप्टाइड आपका बन जाएगा इस चार्ज अमाइनो एसिड के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह से सोल्व किए जाते हैं, बट इसके लिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि चार्ज अमाइनो एसिड कितने पाए जाते हैं, कितने हैं। ये क्वेश्चन देखो कितना सरल पूछा था। ह्यूमन डीएनए कंटेन, ह्यूमन डीएनए इन्होंने दे ही रखा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में डबल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब चरगाव का लॉ फॉलो होगा। ध्यान देना, जो मैं लाइनें बोलता हूँ वो लाइनें काम की होती है। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होगा तो चरगाव का नियम फॉलो नहीं होगा। चरगाव का नियम फॉलो नहीं होगा तो मतलब क्या कहना है कि जो आपका C इक्वल टू जी है और A इक्वल टू टी है, A इक्वल टू टी है, ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा। अगर कहीं पे भी ये कंडीशन फॉलो ना हो रहा हो, समझ लेना कि वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अगर यू है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। अगर यू है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, मतलब क्या है कि यू है और अगर चरगाव का लॉ फॉलो हो रहा तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। तो यहाँ पे ह्यूमन की बात हो गई है, जो कि पहले से पता है कि यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन डबल स्टैंडर्ड डीएनए रखता है। यहाँ पे इन्होंने सी दे रखा है, 18% सी है, तो यहाँ पे देखो सी 18% है। अगर सी 18% है तो सी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, सी इक्वल टू होती है जी के। तो जी कितना होगा आपका, 18% होगा। अगर आप जी ही पता लगा लो तब भी आप इस आंसर तक पहुंच सकते हो। जी बीच में होना चाहिए, 18 एक ही जगह दिया हुआ है, दैट इज द करेक्ट आंसर। बट ये कैसे लगेगा देख लो, A प्लस टी प्लस सी प्लस जी इक्वल टू 100। तो ए प्लस 18 इक्वल टू 100। फिर 2A इक्वल टू 100 माइनस 36। तो 2A इक्वल टू 64, A इक्वल टू 32। तो A इक्वल टू T इक्वल टू 32। तो A G और T, A क्या है आपका 32, 18, 32। दिस इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो टिफर ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगाओगे तब भी आप क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। चलो इस क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हायर नियर द ट्रॉपिक्स।
ट्रॉपिक्स की बात अगर करते हो तो ट्रॉपिक्स पे याद रखना कि ट्रॉपिक्स पे तुम्हारा मॉइस्चर और फोटो मतलब मॉइस्चर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो करता है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी इनपुट पे, दूसरा टेम्परेचर पे, दूसरा टेम्परेचर पे, तीसरा मॉइस्चर पे, मॉइस्चर पे, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल पे, पांचवा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पे, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पे, और छठा है कम्युनिटी इंटरेक्शन पे। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जिसे हम NPP बोलते हैं या NPP, GPP -RA होता है, जहाँ पे GPP जो होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी रेट होता है, रेस्पिरेशन रेट होता है। अगर GPP और RA दे रखा हो तो वहाँ से हम NPP निकालते हैं। ये आपका गेट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो गेट के एग्ज़ाम की तैयारी यहीं से कर लो। अगर इस तरह के क्वेश्चन गेट के एग्ज़ाम में पूछे जाएँ तो समझ लेना कि कैसे सोल्व करना है। अब आओ ऑप्शंस पढ़ते हैं। More predator in tropics kill the herbivorous, increase the plant growth in the tropics। देखो पार्सिमोनियस आंसर ढूंढना है, मैं पहले ही बताता हूँ। दूसरा है इंक्रीज स्पीसीज डाइवर्सिटी रिजल्ट इन द इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। अगर हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ग्रोथ कम होनी चाहिए, क्यों? बिकॉज कंपटीशन इंक्रीज होगा ना। एबिलिटी ऑफ न्यूली वेदर्ड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको पढ़ो। वाटर मॉइस्चर की बात हो रही, वार्म टेम्परेचर टेम्परेचर की बात हो रही है। इन द ट्रॉपिक्स प्रमोट द फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस प्रमोट होने से क्या होता है? आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ओके चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर मतलब थोड़ा दिक्कत है इस क्वेश्चन में। बाकी अगर इसको हम ये कहेंगे कि थोड़ा खुद भी मेहनत कर लेना। अगर ऐसे क्वेश्चन कि कोई टीचर तुमको मिले जो कि जिनका सेल बायोलॉजी में काफ़ी अच्छा कमांड हो तो उनसे ये पूछ सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन समझो क्या लिखा है। द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल फॉर द कल्चर मेमेलियन सेल लाइन रिक्वायर द फॉलोइंग पीरियड ऑफ टाइम। G1 के 8, S के लिए 5, G2 के लिए 1, M के लिए 1 आवर। एंड एस asynchronous culture of these cells is exposed to the radioactive thymidine for the 5 minute, 5 मिनट के लिए दिया गया है। देन अलाउड टू कंटिन्यू टू ग्रो इन द नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम द गिवन बिलो। ये हमारा क्या है? टाइम आफ्टर एक्सपोजर रेडियो एक्टिव थायमिडीन आवर, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ द टाइम है। इफ द लेंथ ऑफ द G2 वर इंक्रीज बाय 1 आवर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रू रिगार्डिंग द स्लोप। यहाँ पे एक ध्यान देना है कि जो क्या दे रखा है वो हम आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दे, जिससे कि अगर आपको किसी को इसका आंसर समझ में आए तो हमें भी बता देना। ये आपका 8 आवर है, एस आपका 5 आवर है, G2 आपका 1 आवर है, और M आपका क्या है? 1 आवर है। ट्रीटमेंट आपने 5 मिनट दिया है। हमेशा याद रखना, ट्रीटमेंट जो हमने दिया है 5 मिनट, तो कल्चर जो है किस पे जाके रेडियो लेवल होगा? तो एस फेज में। जब कल्चर एस फेज में रहेगा, जब सेल एस फेज में रहेगी, उसी समय वो रेडियो एक्टिव थायमीन को ले सकती है। अगर एस फेज में नहीं होगी तो वो रेडियो एक्टिव थायमीन को नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाएगी। ठीक है, ये बात एक याद रखना। मुझे जो इसका आंसर समझ में ये आता है वो आता है कि चूंकि यहाँ एस फेज में 5 मिनट में ही ये ले पाएगी, दैट इज द रीजन कि ये जो स्लोप है इसका सेम ही रहेगा जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है। क्योंकि इसमें जो ले लिया एक बार वो ले लिया, 5 मिनट में जितना ले लिया उतना ही वो एम फेज में इंटर करेगी, चाहे हम G2 को कितना भी बढ़ा के रखें। तो स्लोप जो है यहाँ पे ये हमारा माइटोटिक सेल अंटिल ऑल सेल्स आर लेबल्ड, यहाँ पे 5 मिनट में जो हो चुका है वो वैसा ही रहेगा। मतलब इस तरह से ये इंक्रीज होता चला जाएगा, धीरे धीरे 100% होगा यहाँ तक जाके।
7-8 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 8 घंटे के बाद फिर वह वापस आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, दैट इज द रीजन कि इट कुड स्टे द सेम। लॉजिकली बात करें तो यही आंसर होगा, बट हाँ कैसे सोल्व करते हैं अगर किसी और को आता है तो इसमें नीचे कमेंट कर सकते हो, बाकी इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा तुम मेहनत कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस किया, चूंकि एक क्वेश्चन इस पेपर से एलिमिनेट हो गए थे तो हमारे पास 14 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए 7 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए मे भी उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तुम इसमें कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि कुछ मैंने गलत बोल दिया उसको भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है। चलो बाय बाय।